स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं 3 डरावनी कहानियां। पहली कहानी जिसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं एक मानव भेड़िए से। कौन है वो मानव भेड़िया, कैसे वो मानव भेड़िया बनता है। दूसरी कहानी हमारी डायनो से बसे एक पूरे गांव के ऊपर है, कैसे एक लड़का उनके गांव में फंस जाता है। और हमारी जो अंतिम कहानी है वो एक चाय बागान की है जिसमें एक लड़की प्रेतनी बन जाती है। कैसे वो प्रेतनी बनती है। आज का हमारा सफर रहेगा मेघालय के स्वीट वाटरफॉल के साथ असम के डिगबोई और दार्जिलिंग हिल स्टेशन तक। ये कहानी मैं पहले अपने चैनल पर डाल चुका हूं। जो मेरे पुराने साथी हैं उन्होंने ये कहानियां पहले सुन रखी हैं, पर इन कहानियों को नया रूप देकर मैं दोबारा से आपके लिए लेकर आया हूं। तो देर न करते हुए अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं आज के सफर के लिए। अगर आप कभी मेघालय की राजधानी शिलांग घूमने जाएं तो सतर्क रहें। वहां मौजूद स्वीट वाटरफॉल के पास अनजान लोगों से दोस्ती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं मेरी तरह। बात 2014 ईस्वी के अगस्त महीने की है। मैं पिछले 2.5 महीने से शिलांग में ही रह रहा था। मानसून में मेघालय घूमने का मजा ही कुछ और है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। आसमान में हमेशा काले बादल मंडराते रहते हैं। हर दिन घंटों बारिश होती है। सभी वाटरफॉल अपने उफान पर होते हैं। उनकी सुंदरता ऐसी होती है जैसे मानो पानी स्वर्ग से नीचे उतर रही हो। शिलांग के जिस होटल में मैं रुका था उसका नाम दा किंग था। यह शिलांग के नामी होटलों में से एक था जो पुलिस बाजार के पूर्वी छोर पर स्थित था। लंबे समय तक वहां लगातार रुकने के कारण होटल के मैनेजर नाथन ओब्रायन और होटल के दूसरे स्टाफों से मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी तो मैं रात का डिनर भी नाथन और दूसरे होटल कर्मियों के साथ ही करता। मेघालय सचमुच मेघों का राज्य था। यहां का मौसम हर वक्त सुहावना रहता। मैं रोज शिलांग घूमने निकलता और दूर तक घूमता, फिर शाम को स्वीट वाटरफॉल जाता। वहां पत्थर के बने बेंच या नीचे घास पर बैठकर उस वाटरफॉल से पानी के विशाल भंडार को नीचे गिरते देखना मुझे रोमांच से भर देता। मैं घंटों तक वहां बैठा रहता। देर शाम होने के बाद जब हर कोई वहां से चला जाता, फिर मैं आखिर में होटल लौटता। मेरे स्वीट वाटरफॉल हर रोज जाने की एक और वजह थी। मैंने उसे लगभग महीने भर पहले पहली बार वहां देखा था। उसकी उम्र करीब 19 साल होगी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी किसी खूबसूरत फूल की तरह लगती थीं। उसके बाल लंबे और घुंघराले थे जिसे वह फीते से बांधा करती थी, और वह मेघालय की पारंपरिक वस्त्र पहना करती। वह स्वीट वाटरफॉल पर गुलाब का फूल बेचा करती थी। वह वहां घूमने आने वाले हर कपल के पास जाती और उनसे फूल खरीदने का अनुरोध करती। ज्यादातर कपल फूल खरीद ही लेते। वह उन लोगों के पास भी जाती जो अपने दोस्तों के साथ आए हों या जो अकेले आए हों, और उनसे भी फूल खरीदने का अनुरोध करती, लेकिन उनमें से कम ही लोग होते जो फूल खरीदते। उस दिन वह मेरे पास भी आई और मुझसे फूल खरीदने की अनुरोध की। मैं उसकी मुस्कुराहट और खनखनाती मीठी आवाज सुनकर जैसे कहीं खो सा गया। मैंने झट से उससे 2 फूल खरीद लिए। मुझे हर रोज उसे देखने की इच्छा होने लगी। मैं हर रोज उसे देखने स्वीट वाटरफॉल जाने लगा। मैं हर रोज उससे फूल खरीदता। वह भी मुझे पहचान गई थी। वह अब बिना बोले ही मुझे 2 फूल निकाल कर दे देती, और मैं भी बिना कुछ कहे फूल की कीमत चुका देता था। इसी क्रम में एक दिन मैंने उससे उसका नाम पूछ लिया। दिया संगमा, उसने मुस्कुराते हुए बताया। उसके चेहरे की आभा मुझे बार बार उसकी तरफ देखने को मजबूर करती, और शायद वह भी इस बात को समझ गई थी। वह भी कभी कभी मुझे अपनी तरफ घूरते देख मुस्कुरा देती, और फिर मैं झेप जाता और वाटरफॉल को देखने लगता। क्या यह मेरा उसकी तरफ सिर्फ आकर्षण था, या यूं ही हल्का फुल्का सामान्य सा लगाव, या उससे भी बढ़कर कहीं यह मेरा प्यार तो नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर यह प्यार था तो क्या मैं उसे कभी यह बतलाता पाऊंगा। शायद मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी। लगभग 1 महीना बीत चुका था। मानसून अपने चरम पर थी। मैं अभी भी हर रोज वाटरफॉल जाता और उसके आने का इंतजार करता, लेकिन मानसून की वजह से भीड़ काफी कम हो गई थी, जिससे उसका फूल बिकना भी कम हो गया था। वह कभी लेट से आती तो मेरा मन नहीं लगता। मैं बार बार उसके आने की दिशा में देखते रहता,
एक दिन मैं इंतजार करता रहा पर वह नहीं आई। मेरा मन उदास हो गया। वह दूसरे दिन भी नहीं आई। वह लगातार कई दिनों तक नहीं आई। मुझे लगा कि लोगों की भीड़ कम हो जाने की वजह से अब वह यहां नहीं आती होगी, या शायद उसने अपने आने का समय बदल लिया हो। उस दिन मैं सुबह सवेरे ही स्वीट वाटरफॉल पहुंच गया। मैंने सारा दिन वहीं बिताया। वह नहीं आई। मैं काफी उदास हो गया। शाम ढलने के बाद जब सारे लोग चले गए, मैं वहीं बैठा उसके बारे में सोचता रहा। अंततः मैं उठा और वापस अपने होटल की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मुझे सड़क के किनारे बने पत्थर के बेंच पर बैठी किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। अंधेरे की वजह से मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने मोबाइल का फ्लैश जलाया और उस लड़की पास गया। वह तो दिया थी। आखिर क्या हुआ इसे? यहां अंधेरे में बैठी वह रो क्यों रही है? एक ही पल में हजारों सवाल मेरे दिमाग में कौंध गया। मोबाइल का फ्लैश जलाते ही वह मेरी तरफ देखने लगी और अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश करने लगी। उसने मुझे गौर से देखा, फिर वह भी शायद मुझे पहचान गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और रोना बंद कर दिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? इस तरह अंधेरे में बैठकर तुम रो क्यों रही हो? वह कुछ भी नहीं बोली। मेरे बार बार पूछने पर आखिर में उसने रोते हुए मुझे बताया कि उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है। उसके पिताजी मजदूरी करते हैं। घर में उसके अलावा और भी 2 छोटे भाई बहन हैं। पिता की आमदनी उतनी नहीं हो पाती कि मां का इलाज चल सके। वह नहीं जानती कि वह क्या करें। बात खत्म करने के बाद वह और भी जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे चुप करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मेरे पास कुछ रुपए हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। वह सिसकते हुए बोली, मेरी मां की बीमारी गंभीर है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज में काफी वक्त लगेगा। मुझे लगातार रुपयों की जरूरत होगी और फिर मैं आपका पैसा नहीं ले सकती। मैं गुलाब बेचकर रुपया जमा कर रही थी, लेकिन मानसून आने के कारण गुलाब की बिक्री बिल्कुल कम हो गई। मैंने दूसरा काम ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे कोई काम नहीं मिला। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा सके तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मैं सोच में पड़ गया। मैं तो इस शहर में खुद एक पर्यटक हूं। आखिर मैं इसके लिए कोई काम कैसे ढूंढ सकता हूं? मैंने दोबारा उसे पैसे देने की पेशकश की, पर उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि मेरी होटल के मैनेजर नाथन से अच्छी दोस्ती है। वह मेरी मदद अवश्य करेगा। मैंने दिया से कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। जिस होटल में ठहरा हूं वहां के मैनेजर से मेरी अच्छी दोस्ती है। मैं तुम्हें वहां काम दिलवा सकता हूं। उसने डबडबाई आंखों से मुझे देखा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, क्या वाकई? मैंने हां में अपना सर हिलाया। हम दोनों ही तेज कदमों से होटल की तरफ जा रहे थे। दिया का आत्मसम्मान देखकर मेरे मन में उसके लिए प्यार और भी बढ़ गया था। होटल पहुंचते ही मैं उसे नाथन के केबिन में ले गया। मैंने नाथन को दिया की स्थिति समझाई और नाथन से उसकी मदद करने के लिए कहा। नाथन ने दिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दिया ने अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, जी, पिछले साल में यहां 2 बार जॉब के लिए आई थी। नाथन ने मेरे तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकता। होटल के मालिक का सख्त आर्डर है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को काम पर नहीं रखना है। यह सुनकर दिया के चेहरे पर उदासी छा गई। मैंने नाथन से कहा कि यह दिया के मां की जिंदगी और मौत का सवाल है। नाथन, तुम तो गॉड में विश्वास रखते हो, तो बताऊं, तुम अपने गॉड के सामने क्या मुंह दिखाओगे जब तुम सामर्थ्य रहते हुए भी एक गरीब और दुखी व्यक्ति की मदद नहीं कर पाओगे, जबकि तुम चाहते तो मदद कर सकते थे। नाथन पर मेरी बातों का असर हुआ था। उसकी उलझन साफ दिख रही थी। फिर उसने कहा, अगर आप इस लड़की की गारंटी ले तो मैं इसे जॉब पर रख सकता हूं। मैंने झट से हां कह दिया। दिया विस्मित होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं जवाब में बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। नाथन ने उसे अगली सुबह अपना पहचान कार्ड और दूसरी जरूरी कागजात लेकर काम पर आने को कहा। वह काफी खुश हो गई। उसने मेरा और नाथन का शुक्रिया अदा किया और चली गई। मैंने भी नाथन को शुक्रिया कहा और अपने कमरे में चला गया। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था उसके मालिक का नाम हरीश दास था, जो मेघालय के अमीर लोगों में से था। वह एक सख्त और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसका शरीर हट्टा कट्टा था। वह लंबी दाढ़ी और लंबे बाल रखता और बालों को ऊपर की तरफ गांठ बनाकर रबड़ से बांधता था। वह अपने साथ हमेशा 4 तगड़े बॉडीगार्ड रखता, जिनके हाथों में हंटिंग गन होता था।
होटल के चौथे फ्लोर को उसने खुद के इस्तेमाल के लिए संरक्षित रखा था। होटल के स्टाफ से मिली जानकारी के अनुसार वह पहले शिकार में बड़ा ही माहिर था। उसने बाघ, चीता और भेड़िए जैसे कई ताकतवर जानवरों का भी शिकार कर चुका था, जिसकी प्रदर्शनी वह होटल के चौथे फ्लोर पर लगाए हुए था। शायद इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड को भी हंटिंग गन दे रखा था। वह बड़ा ही अविश्वासी व्यक्ति था। वह अपने आसपास उन्हीं लोगों को आने देता जिन्हें वह पहले से ही जानता हो। उसने मैनेजर नाथन को सख्त चेतावनी दे रखी थी कि किसी अनजान व्यक्ति को काम पर ना रखें। वह नाथन को बचपन से ही जानता था, इसलिए उसे होटल का मैनेजर बना दिया था। होटल के चौथे फ्लोर पर सिर्फ नाथन और उसके सबसे विश्वासी स्टाफ को ही जाने की इजाजत थी। हरीश दास अपनी फैमिली को विदेश में रखता था, इसलिए साल के ज्यादातर समय वह देश के बाहर ही रहता। मेरे 2.5 महीने के प्रवास के दौरान वह सिर्फ एक बार ही होटल आया था। अगली सुबह जब मैं तैयार होकर नाश्ते के लिए करीब 11 बजे नीचे पहुंचा तो दिया वहां काम कर रही थी। उसने मुझे देखकर मुस्कुरा दी और जवाब में मैंने भी मुस्कुरा दिया। नाश्ते के बाद मैं नाथन से मिलने उसके केबिन में गया। नाथन ने मुझे बताया कि दिया काफी मिलनसार और हर काम में माहिर है। बस वह जल्दी आने के चक्कर में अपनी पहचान कार्ड और दूसरे कागजात लाना भूल गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह कागजात दूसरे दिन जमा कर देगी। मैं केबिन से बाहर निकलकर दिया से मिला। मैंने उससे उसकी मां का हाल समाचार पूछा। उसने बताया कि वह अगले महीना अपने मां को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएगी। फिर मैं घूमने निकल पड़ा। आज स्वीट वाटरफॉल जाना बेकार था, इसलिए मैंने शिलांग के दूसरे हिस्सों का भी भ्रमण करने का मन बनाया। कई दिनों तक यही रूटीन चलता रहा। दिया वहां के सारे कर्मियों से काफी घुल मिल गई थी। मैं हर शाम देर से लौटता था, फिर सबके के साथ ही डिनर करता और काफी देर तक गप्पे लड़ाता। नाथन मुझे शिलांग की लोकल सनसनीखेज खबरें सुनाता। उस दिन डिनर के वक्त नाथन ने 2 बातें बताईं। पहली बात कि शिलांग में जंगली भेड़िए का आक्रमण बढ़ गया है। हाल ही में 3 लोगों की लाशें कटी फटी हालत में मिली हैं और पुलिस को शक है कि इन्हें जंगली भेड़ियों ने ही मारा है। इसी बीच होटल का एक स्टाफ सुखीराम बोल पड़ा, वह कोई आम भेड़िया नहीं है, वह एक आदम भेड़िया है। मेरी दादी कहती हैं कि मेघालय में हजारों सालों से आदम भेड़ियों की प्रजाति निवास करती है। मैंने हंसते हुए कहा, सुखी, तुम्हारी दादी को तो मेरी तरह लेखक होना चाहिए, वह तो काफी बढ़िया फिक्शन कर लेती है। सब लोग हंसने लगे। मैंने दिया की तरफ देखा, वह आंखें नीचे किए टेबल की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। मुझे लगा शायद वह भी इन आदम भेड़ियों की कहानी में यकीन रखती होगी और मेरा मजाक उसे पसंद नहीं आया होगा। नाथन ने दूसरी बात यह बताया कि उसके मालिक अगले महीने की 5 तारीख को एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें वह शहर के खास मेहमानों को ही बुलाएंगे और सिर्फ नाथन के द्वारा ही चुने गए खास 10 स्टाफों को ही उस पार्टी में सर्व करने का मौका मिलेगा। मैंने सोचा, हां, अमीर लोग अपने पैसे इसी तरह से उड़ाते हैं। डिनर के बाद मैंने दिया से कहा कि अगर वह चाहे तो मैं उसे घर तक छोड़ दूं, क्योंकि होटल से कुछ दूर के बाद एक चौराहा था और उसके बाद जिस रास्ते में दिया जाती थी उधर घना जंगल था। पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह इन्हीं जंगलों में पली बढ़ी है, उसे अपनी सुरक्षा करनी आती है, उल्टे कहीं उसे मेरी ना चिंता करनी पड़ जाए। मैं भी जवाब में मुस्कुरा दिया। 1 सितंबर से ही होटल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। चौथे फ्लोर पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। सबसे विश्वसनीय स्टाफों को चुन लिया गया था। दिया का नाम उसमें नहीं था, शायद इसलिए वह थोड़ी उदास दिख रही थी। मैंने कई बार दिया के मूड को बदलने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कुराहट से स्पष्ट लग रहा था कि वह जबरदस्ती मुस्कुरा रही हो। 5 सितंबर की शाम होते ही मेहमानों का आना शुरू हो गया। मैं उस दिन घूमकर सवेरे ही होटल लौट आया। होटल में प्रवेश करते ही मुझे दिया दिखी। उसने मुझे बताया कि सुखीराम का पेट कल से ही खराब है, इसलिए नाथन ने उसे भी पार्टी में सर्व करने को बोला है। दिया को बिजी देख मैं अपने कमरे में चला गया। मेरा कमरा 3रे फ्लोर पर था। पार्टी की शोरगुल मुझे तनिक भी रास नहीं आ रही थी। मैं जल्दी होटल लौटकर पछता रहा था। मैंने घड़ी देखी, अभी शाम के 8 ही बजे थे। मैंने सोचा क्यों न कुछ देर और बाहर ही रह लिया जाए और 10-11 बजे तक
मैं फिर अपने कमरे में लौट आऊंगा। मैं होटल से निकलकर थोड़ी ही दूर स्थित पार्क में चला गया। पार्क में लाइट जल रही थी और काफी शांति थी। मैं पार्क के बेंच पर ही लेट गया और देखते ही देखते मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली और मैंने समय देखा तो 1:45 बज रहे थे। इतनी देर तक मैं पार्क में लापरवाह सोता रहा। मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। चारों तरफ शांति थी। मैं पार्क से निकलकर होटल की तरफ चल पड़ा। सड़कें पूरी सुनसान थीं और स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं। मैं उस चौराहे पर पहुंचने ही वाला था जहां से दाएं मुड़ने पर लगभग 200 मीटर के बाद होटल मौजूद था। तभी मैंने देखा होटल की तरफ से एक व्यक्ति बदहवास भागे जा रहा था। चौराहे पर कई लाइटें लगी थीं। मैं उसे पहचान गया। वह हरीश दास था, होटल का मालिक। उसके बाद जो मैंने देखा वह अकल्पनीय था। उसके पीछे पीछे दिया थी। मैंने जब दिया को देखा तो स्थिति को समझने के लिए तेजी से दिया के पीछे गया। मैं दिया से लगभग 15-20 मीटर दूर था। अचानक दिया ने धक्का देकर हरीश दास को गिरा दिया। मैं दिया के पास पहुंचता और स्थिति को समझने की कोशिश करता। उससे पहले ही जो दृश्य मैंने देखा, मेरी आंखों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। दिया अचानक ही एक विशाल काले भेड़िए में बदल गई। वह आम भेड़ियों से 2 गुना बड़ी थी। वह जोर से गुर्राई और अपने जबड़ों से एक ही झटके में हरीश दास के गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दी और फिर उसके धड़ के भी 4 टुकड़े कर दिए। यह देखकर मैं वहीं जम सा गया। फिर उस भेड़िए की नजर मुझ पर पड़ी। मैंने पीछे भागने की कोशिश की, पर मेरा पांव जोर से थरथरा रहा था। मैं पीठ के बल वहीं सड़क पर गिर पड़ा। मैं अपने हाथ से सड़क का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, पर मेरा पैर मेरा साथ नहीं दे रहा था। वह भेड़िया एक ही छलांग में मेरे ऊपर आ गई। फिर वह अपना मुंह मेरे चेहरे के सामने ले गई और मुंह खोलकर पूरी शक्ति से गुर्राई। उसकी गुर्राहट पूरे शांत वातावरण में फैल गया। फिर वह पीछे हट गई। उसका मुंह हरीश दास के खून से सना था। वह अभी भी मेरी तरफ देखकर गुस्से में गुर्रा रही थी। फिर अचानक वह जंगल में बड़ी बड़ी छलांग लगाते हुए भाग गई। मैंने जो अभी देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दिया एक भेड़िए में बदल गई और उसने हरीश दास को मार दी। क्या दिया एक आदम भेड़िया थी? मेरे पैर अभी भी थरथरा रहे थे। मैं किसी तरह उठकर होटल की तरफ भागा ताकि सबको बता सकूं जो अभी मैंने देखा था। मैं होटल पहुंचा। सारे स्टाफ घर जा चुके थे। मैं नाथन के केबिन की तरफ जाने लगा। अचानक एक विचार ने मेरे कदम रोक दिए। मैं नाथन से क्या कहूंगा? यही कि दिया एक भेड़िए में बदल गई और उसने हरीश दास के टुकड़े कर दिए। क्या उस भेड़िए ने मेरे चेहरे के पास गुर्राकर मुझे चेतावनी दी थी कि मैंने अगर यह बात किसी को भी बताया तो वह मेरा भी वही हश्र करेगी जो उसने हरीश दास का किया? अगर पुलिस पूछताछ हुई भी तो मैं ही फंस जाऊंगा, क्योंकि दिया को मैंने ही होटल में काम पर लगवाया था। मैं नाथन के केबिन में नहीं गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गया। मैंने कमरे की सारी खिड़कियों को बंद किया और दरवाजा लगाकर बेड पर बैठ गया और सोचने लगा, क्या दिया एक आदम भेड़िया थी? उसने होटल के मालिक हरीश दास को क्यों मारा? हरीश दास का बॉडीगार्ड कहां था? क्या उसने सारे बॉडीगार्ड को भी मार दिया? क्या उसने होटल के भी किसी स्टाफ का खून किया है? मैंने जो अभी अभी देखा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इतनी प्यारी, सुंदर और मासूम लड़की क्या एक आदम भेड़िया हो सकती है? इतने दिनों से उसका हंसकर बात करना, सबसे घुल मिलकर रहना, यह सब बस एक छलावा था। मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। करीब 1 घंटे बाद मुझे पुलिस की सायरन सुनाई दी। मैंने खिड़की के पर्दे को थोड़ा हटाकर शीशे से झांक कर देखा। वहां 4 पुलिस वाले होटल के अंदर जा रहे थे। मैं बेचैन सा हो गया था। फिर मैं जगता रहा। सुबह होने के बाद मेरी आंख लग गई। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मैं तैयार होकर नीचे आया तो होटल के सारे स्टाफ हॉल में ही मौजूद थे, पर दिया का कोई अता पता नहीं था। नाथन एक टेबल के समीप कुर्सी पर उदास बैठा हुआ था। मैं ऐसा जताने की कोशिश कर रहा था जैसे मुझे कुछ भी मालूम ना हो। मैंने नाथन के पास उदास खड़े एक स्टाफ से इशारों में पूछा तो उसने मुझे घटना के बारे में बताना शुरू किया। कल रात 2 बजे के आसपास हरीश साहब अपने घर जा रहे थे कि चौराहे के पास उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर उनकी हत्या कर दी। रात के करीब 3 बजे पुलिस जब इलाके में गश्ती कर रही थी तो हरीश साहब की क्षत विक्षत लाश सड़क पर मिली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैं अपने चेहरे पर ऐसे जताने की कोशिश कर रहा था
जैसे मुझे इसके बारे में कुछ मालूम ना हो। और इस बात को सुनकर मुझे सदमा लगा हो। मैंने नाथन का ढाढ़स बंधाया। मैं अपने मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब चाहता था, इसलिए मैंने नाथन से पूछा कि हरीश दास का बॉडीगार्ड उनके साथ क्यों नहीं था। नाथन ने बताया कि उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर उनके सख्त मना करने के बावजूद भी शराब पीकर टुन्न हो गए थे। हरीश साहब भी शराब के नशे में थे, इसलिए शायद पैदल ही घर के लिए निकल गए हों। मैंने कहा, वह चौथे फ्लोर पर अपने कमरे में सो सकते थे, फिर घर क्यों जाने लगे? नाथन ने बताया कि उन्हें होटल में रुकने की आदत नहीं थी, शायद इसलिए वह नशे में अकेले ही घर जाने लगे। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी को जरा भी शक नहीं था कि यह एक जघन्य हत्या थी, जिसे इसी होटल में मेरे द्वारा ही काम पर रखी गई एक लड़की ने किया था। हरीश दास के परिवार को खबर कर दी गई थी। नाथन ने सारे स्टाफ को काम पर लगने का आदेश दिया और अपने केबिन में चला गया। मैंने भी नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गया। मैं अभी भी डरा हुआ था। मेरा कमरे के अंदर दम घुट रहा था। मैं ताजी हवा के लिए बाहर चला गया। मैं हर पल चौकन्ना होकर अपने चारों ओर देखता। ऐसा लग रहा था जैसे दिया मेरा पीछा कर रही हो और मुझे छिपकर देख रही हो, ताकि कल रात मुझे न मारकर जो गलती उसने की वह उसे सुधार सकें और उसका राज सदा के लिए दफन हो जाए। मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रह पाया। मैं अपने रूम में वापस लौट आया। अब शिलांग में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने घर जाने का फैसला किया। अगली सुबह जब मैं तैयार होकर नीचे जाने वाला ही था कि किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर देखा सामने नाथन खड़ा था। मेरे दरवाजा खोलते ही उसने कहा, दिया 2 दिनों से नहीं आ रही है। उसके संपर्क नंबर के लिए जब उसका प्रोफाइल देखने गया तो याद आया कि उसने अपना पहचान कार्ड और दूसरे कागजात तो दिए ही नहीं, और मैं भी यह बात भूल गया। मेरे सामने विकट परिस्थिति थी। मैं आखिर क्या कहूं? तभी मेरे दिमाग में एक छूट कौंध गया। मैंने कहा, ओह हां, कल रात दिया ने मुझे फोन किया था। उसकी मां की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वह अपनी मां को लेकर दिल्ली गई है। जल्दबाजी में वह आपको खबर नहीं कर पाई। नाथन ने परवाह करते हुए कहा, उसे किसी प्रकार की मदद की तो आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा, नहीं, उसने किसी प्रकार की मदद नहीं मांगी है। नाथन चला गया। झूठ बोलने के कारण मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने आप को शांत किया, फिर नाश्ते के लिए नीचे चला गया। मैंने नाथन से बताया कि मैं काफी दिनों से मेघालय में हूं, अब मुझे घर जाना चाहिए। यह सुनकर नाथन का चेहरा और उतर गया। उसने कहा, कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। मैंने नाथन से ट्रेन की टिकट और गुवाहाटी स्टेशन तक जाने के लिए एक टैक्सी का इंतजाम करने के लिए कहा। मैं उस दिन कहीं घूमने नहीं गया, अपने कमरे में ही रहा, बार बार अपनी खिड़की से नीचे झांकता रहा। शाम को डिनर के वक्त नाथन ने मुझे बताया कि टिकट और टैक्सी का इंतजाम हो गया है। अगले दिन मैं सुबह 8 बजे तैयार हो चुका था। होटल के एक स्टाफ ने आकर मुझे सूचना दी कि टैक्सी आ गई है। मैं नीचे उतरा। मैंने नाथन को गले लगाया। नाथन और सभी स्टाफों को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा किया। मैं टैक्सी में जाकर बैठ गया। मैंने ड्राइवर को चलने को कहा। तभी एक बच्चा मेरी तरफ दौड़ते हुए आया और टैक्सी की खिड़की से एक लिफाफा मेरे हाथ में थमा कर चला गया। मैंने लिफाफे को पलटकर दूसरी तरफ देखा। उस पर एक नाम लिखा था, दिया संगमा। दिया का नाम देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चलती टैक्सी से ही चारों तरफ देखने की कोशिश की। मेरा शक सही था। क्या वह मेरा पीछा कर रही थी? मैंने लिफाफे को खोला। उसने मुझे संबोधित करते हुए विस्तार से एक पत्र लिखा था। मुझे पता है कि मैंने आपका दिल दुखाया है। आपने मुझे उस रात जिस रूप में देखा, मैं कभी भी आपके सामने उस रूप में नहीं आना चाहती थी। जो सोच और आकर्षण आप मेरे प्रति पहले रखते थे, वही सोच और आकर्षण मैं अभी भी आपके प्रति रखती हूं। मैं आपसे एक बार मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने आप पर नजर रखी, ताकि जब आप अकेले हो तो मैं आपसे मिल सकूं और आपको सारी बातें बता सकूं। पर आप इतना डर गए थे कि आप कभी भीड़ भाड़ से अलग नहीं हुए। फिर आपने होटल से निकलना ही बंद कर दिया। मुझे पता चला कि आप शिलांग से जा रहे हैं, तो मैं अपनी सारी बात इस चिट्ठी के जरिए बताना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि आप जिंदगी भर मुझसे नफरत करते रहे। आपने उस रात सुखीराम के बात का मजाक उड़ाया था, लेकिन सुखीराम की दादी सही थी, पर आधी।
हम आदम भेड़ियों की प्रजाति हजारों सालों से मेघालय में रहते आ रहे हैं, लेकिन हम इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। भले ही हमारी ताकत इंसानों से कई गुना अधिक है, भले ही हमारे देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता इंसानों से कई गुना अधिक है, पर हम इंसानों की तरह ही खाते पीते हैं और हमारी जीवन अवधि भी इंसानों जितनी ही होती है। इसलिए हम इंसानों के बीच घुल मिलकर रहते हैं। हम में से कई तो इंसानों से शादी भी करते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। हमारे बच्चे 11 साल की उम्र से भेड़िए में बदलने लगते हैं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, वो 2004 का अप्रैल माह था। मैं और मेरा जुड़वा भाई 11 साल के हो गए थे। हम भेड़िए में बदलने लगे थे। मेरे माँ पापा ने हमें शिलांग से दूर जंगलों में ले गए ताकि हम दोनों भाई बहन अपने भेड़िए में बदलने को नियंत्रित कर सके। एक दिन जंगल में जब हम सब भेड़िए के रूप में खेल रहे थे, तभी अचानक हरीश दास और उसके 4 दोस्तों ने हम पर शूटिंग गन से हमला कर दिया। वो एक के बाद एक गोली चला रहे थे। हम सब ने भागने की कोशिश की, पर सिर्फ मैं ही कामयाब हो पाई। मैं भागती हुई एक पहाड़ी पर झाड़ी में छिप गई। मैं वहां से छुपकर देख रही थी। मेरे माँ पापा कई गोली लगने से मर चुके थे। मेरा भाई गोली लगने से तड़प रहा था। वह कभी इंसान में तो कभी भेड़िए में बदल जाता। यह देखकर वह पांचों डर गए और कई गोलियां चलाकर मेरे भाई को मार दिया। हरीश दास के दोस्तों ने कहा, तो यह कहानी सच है कि मेघालय में आदम भेड़िया रहते हैं? हरीश दास ने कहा, लगता तो है। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा, 4 भेड़िए थे, लगता है एक भागने में कामयाब हो गया है। मैंने सुना है कि आदम भेड़िया अपना बदला जरूर लेता है, इसीलिए हमें उस आदम भेड़ियों को ढूंढकर मारना होगा। उन्होंने मुझे काफी ढूंढा, पर मैं भागने में कामयाब रही। मैंने उसी दिन कसम खाई कि मैं अपने माता पिता और भाई के मौत का बदला जरूर लूंगी। हरीश दास के दोस्त उतने अमीर नहीं थे, इसलिए 1 साल के अंदर ही मैंने उन 4 को मार दिया। दोस्तों के मौत के बाद हरीश दास ने अपनी सुरक्षा काफी बढ़ा ली थी। वह जानता था कि एक आदम भेड़िया उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह लड़का है या लड़की। उसने अपने होटल में मैनेजर को सख्त आदेश दे रखा था कि किसी भी अनजान व्यक्ति को काम पर ना रखें, सिर्फ उसे ही काम पर रखें जो उसके रिश्तेदार हों। मैं पिछले 8 साल से हरीश दास के पीछे थी, लेकिन वह मेरे हाथ नहीं आ रहा था। मैंने कई बार होटल में जॉब करने की कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। एक दिन देर रात को जब मैं होटल अदकिंग के सामने से गुजर रही थी, तो मैंने आपको होटल के मैनेजर और स्टाफ के साथ डिनर करते देखा। मुझे लगा शायद कोई नया स्टाफ है। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने पता लगाया तो पता चला कि आप एक पर्यटक हैं। फिर मैंने आप पर नजर रखी। मैंने देखा आप रोज सुबह होटल से निकलकर शिलांग के कई स्थानों पर घूमते और शाम के वक्त स्वीट वाटरफॉल जाते, वहां बैठते और देर शाम को लौट जाते और होटल के मैनेजर के साथ ही डिनर करते। नाथन और आपके बीच गहरी दोस्ती देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। मैं आपके स्वीट वाटरफॉल पहुंचने के समय गुलाब का फूल बेचना शुरू किया। मैंने देखा कि आपने मेरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। फिर मैंने यह जांचने की कोशिश की कि आपका आकर्षण मेरे तरफ कितना है। मैंने स्वीट वाटरफॉल आना बंद कर दिया और दूर पहाड़ों के पीछे से छुपकर आपको देखती रही। आपकी छटपटाहट मुझे साफ दिख रही थी। फिर उस दिन आप दिन भर स्वीट वाटरफॉल पर बैठे रहे। मैं समझ गई कि मेरा काम हो सकता है। जब देर शाम को आप लौटने लगे तो मैं तेजी से आगे चली गई और रास्ते के बगल में बैठकर रोने का नाटक करने लगी। मुझे पता था मेरा रोना देखकर आप विचलित हो जाएंगे और नाथन से कहकर मुझे होटल में जॉब जरूर दिलवा देंगे। यही हुआ। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने मेरी गारंटी ली। सबसे मुश्किल काम अपना पहचान कार्ड और कागजात देने में थी, क्योंकि नकली पहचान कार्ड में भी मुझे अपना फोटो देना होता। अतः मैंने नाथन के बात को टाल दिया। बाद में नाथन खुद भूल गया। जीवन में मेरी कभी भी कोई दोस्त नहीं रहा, लेकिन होटल में मुझे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी लगी। पर मैं हरीश दास को माफ नहीं कर सकती थी। हरीश दास हमेशा अपने होटल में पार्टी करता था। मुझे पता था कि वह जल्द ही फिर से पार्टी देगा। आखिर वह दिन आ ही गया जब उस रात नाथन ने सबको पार्टी के बारे में बताया। मुझे पता था कि मुझे 10 सबसे विश्वसनीय स्टाफ में नहीं रखा जाएगा। पार्टी से एक दिन पहले मैंने सुखीराम के खाने में 5 जुलाब की गोलियां मिला दी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। मुझे पता था एक स्टाफ कम होने के बाद नाथन मुझे ही रखेगा। इस तरह मुझे सुखीराम की जगह मिल गई। नाथन को यह नहीं मालूम था कि उसके बॉस ने उसे क्यों किसी अनजान व्यक्ति को जॉब पर नहीं रखने को कहा है।
उसे लगता था शायद उसके मालिक को डर था कि कहीं कोई कीमती चीजें जो उसके बॉस ने चौथे फ्लोर पर सजा रखी थीं चुरा ना ले। नाथन को पूरा भरोसा था कि मैं चोर नहीं हूं, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कौन हूं। उस रात पार्टी खत्म होने के कुछ देर पहले मैंने कोक में आदम भेड़िए के आंसू से बने नशे की दवाई मिला दी। ये दवाई आधे घंटे बाद असर करती है, जो किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने के साथ साथ उसे हिप्नोटाइज भी कर देती है। मैं कोक लेकर हरीश दास के बॉडीगार्ड और ड्राइवर के पास गई और उन्हें बोला कि ये आखिरी बार है। उन्होंने कोक को पूरा गटक लिया। करीब 1 बजे पार्टी खत्म हो गई। सभी मेहमान धीरे धीरे अपने घर चले गए। नाथन ने सभी स्टाफ को घर जाने को कहा और खुद भी अपने केबिन में चला गया। मैं किचन में ही रुक गई। जब लगा कि सारे स्टाफ जा चुके हैं तो चुपके से मैं ऊपर चौथे फ्लोर पर गई और मुख्य दरवाजे के पास छिपकर अंदर देखने लगी। हरीश दास अभी भी टेबल पर बैठा अपनी महंगी वाइन पी रहा था। उसके बॉडीगार्ड उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े थे। मैं उनके बेहोश होने का इंतजार करने लगी। अचानक ही एक बॉडीगार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा। हरीश दास घबराकर उसे देखने लगा। अगले ही पल चारों बॉडीगार्ड और दूर टेबल पर बैठा ड्राइवर सब बेहोश होकर गिर पड़े। वह खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वह नशे में हिल रहा था। तभी मैं हॉल के मुख्य दरवाजे से प्रवेश की। उसने मुझे देखा। वह समझ चुका था कि माजरा क्या है। उसने बिलबिलाते हुए कहा, तो वह तुम थी। ओह माय गॉड, तो वह तुम थी। और उसने पीछे वाले दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने उसे भागने दिया। मैं चाहती थी कि वह होटल से दूर जंगल की तरफ जाए ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। मैंने झटपट से हरीश दास के टेबल पर पड़ी वाइन की बोतल उठाई। मैंने बॉडीगार्ड और ड्राइवर के मुंह में थोड़ी सी शराब डाल दी और उनके कपड़ों पर भी शराब छिड़क दी। मैंने हर एक के कान में यह कहा कि तुम अपने बॉस के मना करने के बावजूद भी काफी शराब पी ली। वे सभी बेहोश होने के साथ हिप्नोटाइज भी थे, इसलिए उन्हें वही बात याद रहेगा जो मैंने उनके कान में कही। फिर मैंने चौथे फ्लोर के बालकनी से देखा। हरीश दास भागते हुए उस चौराहे तक पहुंच चुका था। इतनी रात को आप होटल के बाहर होंगे, मुझे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। इतने दिनों में मुझे आपसे काफी लगाव हो गया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से दोस्ती नहीं की, पर आपसे बातें करना, आपका मेरी तरफ बार बार देखना, सब कुछ किसी हसीन सपने जैसा था। मैं तय नहीं कर पा रही थी मैं क्या करूं। मैं पिछले 8 साल से इस मौके की तलाश में थी। जब मैंने हरीश दास की तरफ देखा, मुझे अपने माता पिता और भाई का चेहरा याद आ गया। मेरे अंदर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मैंने खुद को भेड़िए में बदल लिया और हरीश दास के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैं आपके पास गई ताकि मैं आपको चीख चीख कर बताना चाहती थी कि मैं इस दरिंदे को माफ नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं भेड़िए के रूप में थी और आप मेरी चीख समझ नहीं सकते थे। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तो मैं जंगल की तरफ भाग गई। मैं एकांत में जाकर काफी रोई, क्योंकि मुझे पता था अब मैं आपसे कभी नहीं मिल सकती। मैंने आपका फायदा उठाया, जिसके लिए मैं माफी चाहती हूं। मुझे आप हमेशा याद रहेंगे। पत्र पढ़कर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि दिया को अच्छा मानूं या बुरा। मैं ठीक समय पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। मैं ट्रेन में बैठा प्रकृति को निहार रहा था। ट्रेन तेजी से उन हसीन वादियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म हो गई है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। – 2017 ईस्वी के मार्च में मैंने पूरे असम घूमने का प्लान बनाया। मैं असम के सभी जिलों में घूमा। असम के जंगलों, पहाड़ों और नदियों की खूबसूरती ने मुझे काफी प्रभावित किया। वहां के प्यारे लोग, उनकी परंपराएं बेहद ही निराली हैं। लेकिन जब मैं असम के सबसे पूर्वी भाग में स्थित डिगबोई पहुंचा तो वहां के जंगलों में मेरे साथ एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। उस घटना की याद आज भी जब मेरे जहन में आती है तो मेरे अंदर तक की रूह कांप जाती है। असम के पश्चिमी भाग से घूमते हुए 2017 के अक्टूबर के महीने में मैं डिगबोई पहुंचा। डिगबोई असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बेहद निराली है। इस शहर की शालीनता और स्वच्छता को देखकर मैंने यहाँ कम से कम 1 महीना बिताने का निर्णय लिया। यह शहर साइकिलिंग के लिए सबसे बेस्ट है।
मैंने एक साइकिल खरीद ली ताकि मैं यहां अपने प्रवास के दौरान साइकिलिंग कर सकूं। मैं रोज साइकिल से ही शहर घूमता। एक दिन मैंने लंबी दूरी की साइकिलिंग का प्लान बनाया और डिगबोई से नामरूप साइकिल से जाने का फैसला किया। वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि डिगबोई से नामरूप जाने के दो रास्ते हैं। पहला, जो कि मुख्य रास्ता है जिसमें अच्छी सड़कें बनी हुई हैं और जिससे होकर दूरी लगभग 45 किलोमीटर होगी, और दूसरा जंगल के रास्ते जिसमें सड़कें अच्छी नहीं हैं और उस रास्ते से होकर दूरी लगभग 65 किलोमीटर है। मैंने जंगल वाले रास्ते से जाने का निर्णय किया क्योंकि मैं शांति से प्रकृति के बीच साइकिलिंग करना चाहता था। अगले ही दिन मैंने अपनी साइकिल को दुरुस्त किया। एक बैग में मैंने कुछ पानी की बोतलें, फर्स्ट एड किट, कुछ खाने पीने की चीजें और दूसरे जरूरी सामानों को रख लिया। इस जर्नी को पूरा करने में मुझे लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगने वाला था। मैं सुबह 10 बजे अपने गेस्ट हाउस से निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में मैं जंगल के अंदर था। सड़कें काफी पुरानी बनी हुई थीं, जो मरम्मत के अभाव में जगह जगह टूटी हुई थी। ज्यों-ज्यों मैं जंगल के अंदर प्रवेश करता जाता, जंगल और भी घना होते जाता। कहीं कहीं पर जंगली जानवरों से खतरे का साइन बोर्ड भी लगा था। जंगल घना होने के कारण दिन के वक्त भी शाम वाली फीलिंग आ रही थी। सूर्य का प्रकाश पत्तियों से छनकर बहुत ही कम मात्रा में सड़क तक पहुंच रही थी। 1.5 घंटे का समय बीत गया था। साइकिल के ओडोमीटर पर 15 किलोमीटर ही दिखा रहा था। अभी 50 किलोमीटर और जाना था। कुछ दूर बढ़ने पर सड़क की स्थिति और भी खराब हो गई। मैंने रुककर पानी पिया और पुनः उस टूटे फूटे मार्ग पर चल पड़ा। सड़क की इस स्थिति के कारण मेरी रफ्तार काफी कम हो गई थी। शायद यही कारण होगा कि लोग इस रास्ते का प्रयोग अब नहीं करते। अभी तक मुझे एक भी गाड़ी इस रास्ते से आते जाते नहीं दिखी थी। रास्ते में कई उपसड़कें मुख्य सड़क से जुड़ी हुई थी, जहां किसी भी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था। साइन बोर्ड न होने के कारण जब भी कोई उपसड़क मुख्य सड़क जितना चौड़ा होता तो मुझे परेशानी होती, और इस बौद्धिक क्षमता वाले जीवों से विहीन जंगल में कोई पथ प्रदर्शन कराने वाला भी नहीं था। मुझे खुद ही अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से यह तय करना पड़ता कि कौन सा मार्ग नामरूप को जाएगी। मैं लगातार उस घने और वीराने जंगल में उस टूटे फूटे सड़क पर अपनी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। बीच बीच में कहीं रुककर पानी पी लेता। मैंने अपनी घड़ी देखी, शाम के 3 बज रहे थे। मेरे साइकिल के ओडोमीटर पर अभी भी 45 किलोमीटर ही दर्शा रहा था। डिगबोई में पूरे देश की अपेक्षा सूर्यास्त जल्दी ही हो जाती है। घने वृक्ष होने के कारण जंगल में अब अंधेरा छाने लगा था। कुछ देर बाद मुझे एक चौराहा दिखाई दिया। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि यहां एक छोटी सी चाय की दुकान मौजूद थी। मैंने अपनी साइकिल रोक दी। चाय दुकान के दूसरी तरफ सड़क के किनारे बनी पत्थर के बेंच पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। मेरे रुकते ही वह मुझे घूरने लगा। उसकी शक्ल बेहद ही डरावनी थी। मैंने चाय दुकान वाले से ही नामरूप जाने का रास्ता पूछने का फैसला किया। मैंने अपनी साइकिल चाय दुकान के सामने लगा दी और साइकिल से उतरकर चाय दुकान पर चला गया। चाय दुकानदार जवान और दिखने में हट्ठा कट्ठा था। मैंने उससे नामरूप जाने का रास्ता पूछा। उसने मुझे बताया कि पश्चिम की तरफ जाने वाली सड़क नामरूप को जाएगी। अचानक ही मेरे पीछे से एक भारी आवाज आई, बच्चे को झूठ पता क्यों बता रहे हो? भुवन। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह भयानक सा दिखने वाला बूढ़ा मेरी साइकिल पकड़कर खड़ा था। उसने कहा, बेटा, यह पूरब का रास्ता नामरूप को जाएगी। यह दुकानदार तुमसे मजाक कर रहा है। मैंने दुकानदार की तरफ देखा। वह दांत दिखाकर मुस्कुराने लगा, जैसे जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो। मैंने कहा, यह मजाक का वक्त नहीं है, सच सच बताएं। जल्द ही रात होने वाली है और मुझे जल्दी ही नामरूप पहुंचना है। वह बूढ़ा बोल पड़ा, बेटा, यहां से पूरब की तरफ 20 किलोमीटर दूर जाने पर तुम नामरूप पहुंच जाओगे। फिर उसने चाय दुकानदार की तरफ घूरते हुए कठोर आवाज में कहा, क्यों भुवन? उस चाय दुकान वाले ने जबरदस्ती दांत दिखाते हुए हां में सर हिला दिया। मैं पूरब की ओर चल पड़ा। करीब आधे घंटे चलने के बाद जंगल अंधेरे में डूब चुका था। जगह जगह धुंध छाई हुई थी। मैंने अपने बैग से हेडलैम्प निकालकर उसे अपने सर में बांध लिया। मैंने साइकिल की स्पीड बढ़ाने के लिए जोर जोर से पैडल मारना शुरू कर दिया। अचानक ही एक खट की आवाज के साथ मेरी साइकिल की चेन टूट गई।
मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाला, अभी 4 बजने में कुछ देर बाकी था, यानी सूर्यास्त में अभी भी आधे घंटे से ज्यादा का समय बचा हुआ था। उस सुनसान, अंधेरे और धुंध से भरी जंगल में चारों तरफ से उल्लुओं और चमगादड़ों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। मैं सोचने लगा, आखिर नई साइकिल का चेन कैसे टूट गया। मैं पैदल ही साइकिल लेकर चलने लगा। अंधेरे और धुंध से भरी रात में शिकार करने वाले जंगली जानवरों का डर अब मुझे सताने लगा था। तभी मुझे लालटेन लिए कोई आते दिखा। नजदीक आने पर मैंने देखा वह एक बूढ़ी महिला थी। उसके चेहरे और हाथ की मांसपेशियां झुर्रियों से भरी थीं। वह दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। मेरे समानांतर में आने के बाद वह अचानक ही रुक गई और मेरे तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ बच्चे? उसकी आवाज भारी और बेहद डरावनी थी। मैंने हकलाते हुए कहा, मेरी साइकिल खराब हो गई है। क्या यहां आसपास में कोई दुकान है जहां मैं अपनी साइकिल ठीक करवा सकूं? उस बूढ़ी महिला ने कहा, यहां साइकिल की कोई भी दुकान नहीं है, पर हां, यहां से उत्तर दिशा में कुछ दूर पर एक गांव है, शायद वहां तुम्हें कोई मदद मिल सके। मैंने सोचा, इस अंधेरे और धुंध में जंगल से गुजरना ठीक नहीं। गांव में कम से कम रात में रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए तो फिर सवेरे मैं नाम रूप चला जाऊंगा। उस महिला ने मुझे गांव जाने वाली पगडंडी दिखा दी। उस पगडंडी पर जगह जगह खेतों में जानवरों को डराने के लिए लगाया जाने वाला पुतला लगा हुआ था, जो काफी भयानक लग रहा था। लगभग 1 किलोमीटर के बाद मुझे वह गांव दिखाई पड़ा। जंगलों को काटकर गांव के चारों तरफ खेत बनाए गए थे। खेतों के बीच लगभग 10 से 15 फूस से बने घर मौजूद थे। पेड़ पौधा कम हो जाने के कारण गांव में अभी भी शाम की हल्की रोशनी बची हुई थी। यहां साइकिल मरम्मत की दुकान तो दूर, कोई किराने की भी दुकान मिलना मुश्किल था। गांव पूरा सुनसान था। कुएं के पास एक बूढ़ी महिला बैठी थी। मैंने उससे पूछा, यहां रात में ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? उसने अपने हाथ से गांव के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित एक घर की तरफ इशारा किया। गांव के किसी भी घर में कोई लालटेन या रोशनी नहीं जल रही थी, सिवाय उस एक घर के जिसकी तरफ उस महिला ने इशारा किया था। यह एक खपरेल की बनी घर थी, जिसकी दीवारें ईंट की बनी थीं। उस घर के सामने बरामदे पर एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जो देखने में काफी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें काफी अंदर तक ढंसी थीं। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं थी। उसके बाल बिल्कुल ही सफेद थे। उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था। इस गांव का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं लाचार था। मैंने उस महिला से पूछा, क्या मुझे यहां रात में ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है? उस महिला ने हाँ में अपना सर हिलाई और मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैंने अपनी साइकिल वहीं बरामदे पर ही लगा दिया और उस महिला के पीछे चला गया। लालटेन लेकर वह मुझे एक कमरे में ले गई। कमरा बड़ा था, जिसमें एक बेड लगा हुआ था। कमरे में कई सामान अस्त व्यस्त पड़े थे और दीवारों पर जानवरों की खाल टंगी थी। उस बूढ़ी महिला ने लालटेन वहीं रख दी और चली गई। मैं काफी थका हुआ था। मैंने अपने बैग से खाने का सामान निकाला और खाने के बाद सो गया। नींद में मैं एक डरावना सपना देख रहा था। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने उस बुढ़िया को मेरे चेहरे के ऊपर झुककर मुझे घूरते हुए पाया। ना जाने वो मुझे कब से घूर रही थी। मैं डर के मारे लगभग चिल्ला पड़ा। उसने कहा, क्या हुआ बच्चे? मैंने अपने आप को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं एक भयानक सपना देख रहा था। फिर वो खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। बेड के बगल में टेबल पर एक थाली में एक मरा हुआ पूरा खरगोश रखा था। मुझे उसे देखकर ही उल्टी जैसा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे खरगोश को जिंदा ही आग में पका दिया गया था। मैंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहा, शुक्रिया, मैं शाकाहारी हूं और मांस नहीं खाता। मैंने अपने साथ ही कुछ खाना लाया था, जिसे मैं खा चुका हूं। वह बुढ़िया अपने फटे होंठ पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाते हुए खाना लेकर चली गई। अभी शाम के 8 ही बज रहे थे। मैं फिर से सो गया। मध्य रात्रि को मेरी नींद दोबारा खुली। बाहर से कुछ अजीब सी मुंह से गिलगिलाने की आवाज आ रही थी। मैं बाहर देखने के लिए बेड से उतरा और अपना जूता पहनने लगा, पर एक जूता गायब था। मैंने लालटेन लेकर बेड के नीचे देखा। जूता बेड के नीचे ही था, पर तभी मेरी नजर बेड के नीचे मौजूद एक ऐसी चीज पर गई जिससे मेरे रोम रोम में कंपकपी फैल गई। बेड के नीचे कई नरमुंड रखे हुए थे। मैंने जल्दी से जूता पहना और कमरे के दरवाजे के पास गया। दरवाजा बाहर से लॉक था।
मेरे अंदर का डर बढ़ता ही जा रहा था। दरवाजे में मौजूद एक छेद से मैंने बाहर देखने की कोशिश की। मैंने जो दृश्य देखा वह काफी अजीब था। घर के सामने आग की लपटें जलाई गई थी। आग को चारों ओर से घेर कर करीब 10 से 15 बूढ़ी महिलाएं नग्न होकर नृत्य कर रही थीं और अपने मुंह से गिलगिलाने की आवाज निकाल रही थी। तभी उनकी सरदारनी ने सभी को रुकने का इशारा किया। मैंने गौर से देखा, यह वही बूढ़ी महिला थी जिसके यहां मैं रुका हुआ था। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, आज कई दिनों बाद हम शैतानी देवी को नर बलि चढ़ाएंगे और नर मांस का भक्षण भी करेंगे। यह लड़का काफी हट्ठा कट्ठा है, शैतानी देवी काफी प्रसन्न होगी। फिर वो सारी महिलाएं पुनः खुशी से नाचने और गिलगिलाने लगी। यह सब सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आखिरकार मुझे पता चल चुका था, मैं एक डायनों के गांव में फंस चुका था। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, दरवाजा तोड़कर भागना। मैंने दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लात मारी। दरवाजा नहीं टूटा, लेकिन उन डायनों के गिलगिलाने की आवाज बंद हो चुकी थी। मुझे लगा उन डायनों को पता चल गया होगा। मैंने जल्दी से दोबारा उस दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लात मारी और दरवाजा टूट गया। लेकिन मेरे सामने अपनी आंखें फाड़े मुझे घूरते हुए 10-15 डायन खड़ी थीं। मैंने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी। उस डायन की सरदारनी ने चिल्लाते हुए कहा, वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। सारी डायनें एक अजीब सी आवाज निकालते हुए मेरे पीछे दौड़ने लगी। आसमान में बड़ी सी लाल चांद दिख रही थी, जिसकी लाल रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मुझे आश्चर्य हुआ। वो सारी डायनें हंसते और गिलगिलाने की आवाज निकालते हुए उछल कूद कर मुझसे काफी तेज दौड़ रही थी। मैंने गांव के चारों ओर फैले खेत को भी पार नहीं कर पाया। उन डायनों ने मुझे वहीं खेत में ही दबोच लिया और मेरे हाथ पैर बांध दिए। उन डायनों ने मिलकर मुझे उठा लिया और गांव के पूर्वी हिस्से में पीपल के पेड़ के नीचे बने एक चबूतरे पर जाकर पटक दिया। शायद यहां नर बलि दी जाती होगी। फिर मेरी गर्दन को बलि देने वाले लकड़ी की बनी एक संरचना पर रखकर ऊपर से एक खूंटी लगा दी। डायनों की सरदारनी एक धारदार तलवार से मेरे ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गांव में आग लग गई। सभी डायनें विचलित होकर किकयाते हुए अपने अपने घरों को बचाने दौड़ पड़ी। सरदारनी भी तलवार फेंककर अपने घर को बचाने के लिए भागी। तभी पीपल के पेड़ के पीछे से एक नकाब पहना व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने उस बलि देने वाले संरचना से खूंटी निकालकर मेरी गर्दन को आजाद कराया। फिर मेरे हाथ पैर भी खोल दिए और मुझे अपने साथ भागने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे भागता रहा। जंगल में हम करीब 1 घंटे तक भागते रहे। फिर एक गांव आया। यहां करीब 50 से अधिक घर होंगे। सभी घरों के बरामदे पर लालटेन जल रही थीं। वह मुझे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अपना नकाब हटाया। मैं उसे देखकर चौंक गया। यह भुवन था, वही चाय वाला जो मुझे उस चौराहे पर मिला था। उसने मुझे बताना शुरू किया, उस बुढ़े ने तुम्हें गलत रास्ता बताया था। वह बुढ़ा डायनों का एक दलाल है। वह लोगों को गलत रास्ता बताकर उन्हें डायनों के गांव की तरफ भेज देता है। उसने तुम्हारे साइकिल के चेन में एक रासायनिक पदार्थ लगा दिया था, जिससे कुछ ही देर बाद तुम्हारे साइकिल की चेन टूट जाए और तुम उन डायनों के चुंगल में फंस जाओ। मैं वहां चौराहे पर चाय दुकान चलाता हूं। सभी डायन मुझे जानती है। अगर उस समय में उस दलाल का विरोध करता तो सारी डायनें मेरे पीछे पड़ जाती। मैं छुपकर उन राहगीरों की मदद करता हूं जिसे वह दलाल डायनों के गांव की तरफ भेजता है। मैं नकाब लगाता हूं ताकि मुझे कोई डायन पहचान ना सके। कई बार मैं लोगों की जान बचाने में सफल रहता हूं, पर कई बार राहगीर मारे भी जाते हैं। आज मैं तुम्हें बचाने उस डायन गांव में पहुंचा तो वे लोग तुम्हें बांधकर बलि देने ले जा रहे थे। मैंने चुपके से एक घर में आग लगा दी और तुम्हें बचाने में कामयाब रहा। मैं अभी भी कांप रहा था। उसने मुझे आराम करने के लिए कहा और वादा किया कि अगली सुबह वह मुझे अपनी घोड़ा गाड़ी से नाम रूप पहुंचा देगा। वादे अनुसार भुवन ने मुझे सुबह नाम रूप पहुंचा दिया। दोस्तों, यह कहानी यहां खत्म हो गई है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। चलते हैं हमारी आज की अंतिम कहानी की ओर। दार्जिलिंग हिल स्टेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी दूर दूर तक फैली चाय की बागानें हैं। सैकड़ों एकड़ में फैली यह चाय के बागान अपने आप में दार्जिलिंग की शान है। पहाड़ों पर से
जब आप इन दूर तक फैले चाय के बागानों को देखते हैं तो यह हरी मखमली चादर की तरह दिखती है। इसे देखकर मन को एक अलग सा सुकून मिलता है। लेकिन दार्जिलिंग में जब आप चाय बागान घूमने जाएं तो दार्जिलिंग के उत्तर पश्चिम छोर के अंतिम में स्थित कई सालों से बंद पड़ी हिल प्राइड टी गार्डन घूमने मत चले जाना। यह एक भूतिया गार्डन है जो कई सालों से बंद पड़ी है। इस चाय बागान के मालिक मनोहर बनर्जी का इकलौता लड़का समर इस चाय के बागान को संभालता था। समर लंबा और आकर्षक दिखने वाला लड़का था। बात 2008 ईस्वी की है। उस चाय बागान में चारू नाम की एक लड़की काम करती थी। चारू काफी चंचल और खूबसूरत थी। वह श्याम वर्ण की थी, लेकिन उसके चेहरे की नक्काशी बेहद आकर्षक थी। उसकी आंखें, उसके होंठ बेहद खूबसूरत थे और उसकी मुस्कान बड़ी ही मनमोहक थी। वह संसार के छल कपट से अनजान, बहुत ही मासूम और कोमल हृदय की थी। उसके माँ बाप और भाई भी इसी चाय बागान में काम करते थे। समर चारू की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। वह चारू से बड़ी विनम्रता से बात करता और ऐसा जताता जैसे उसे उसकी बड़ी परवाह हो। कोमल हृदय वाली चारू भी धीरे धीरे समर की तरफ आकर्षित होने लगी। फिर एक वक्त आया जब समर ने चारू से अपने प्यार का इजहार किया। चारू के लिए यह एक नया अनुभव था। दोनों के लिए यह चाय का बागान अब एक रोमांसशाला बन गया था। चारू को पूरी दुनिया हसीन दिखने लगी थी। वह काम का बहाना बनाकर देर शाम तक चाय के बागान में ही रुकने लगी। जब शाम को हर कोई घर चला जाता तो दोनों ही रोमांस के हसीन सपनों में डूब जाते। चांदनी रात में दोनों चाय के बागान में मौजूद बलूत के पेड़ के नीचे या चाय के बागान में मौजूद ऑफिस में बैठकर काफी देर तक बातें करते। चारू समर को समझने की कोशिश करती, उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन समर चारू के होंठों को अपने होंठों से स्पर्श करना चाहता था। वह चारू के जिस्म को अपने आगोश में पिघलाना चाहता था। बार बार समर के द्वारा कोशिश करने के बावजूद भी चारू ने उसे अपनी आबरू नहीं सौंपी। लेकिन समर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जब चारू से वादा किया कि वह उसी से शादी करेगा तो वह समर को रोक नहीं पाई। उस रात, चांदनी रात में दोनों एक दूसरे के समीप बैठे काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। देखते ही देखते समर चारू के चेहरे के काफी करीब आ गया। वह चारू के उन खूबसूरत होंठों को चूमना चाहता था जिसे वह इतने दिनों से अपने करीब रहते हुए भी चूम नहीं पाया था। चारू ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आप को समर के बाहों में समा जाने दिया। चारू प्यार के इस अंधे तूफान में समर को अपना सब कुछ सौंप दी। उस चांदनी रात में बलूत के पेड़ के नीचे दोनों आपस में लिपटे एक दूसरे को अपने आगोश में पिघला रहे थे। यह सिलसिला अब हर रोज चलने लगा। चारू काम का बहाना बनाकर चाय बागान में ही रुक जाती। फिर रात होने पर दोनों प्यार में मग्न हो जाते। प्यार के नशे में चारू भूल गई थी कि समाज में जात पात और अमीर गरीब के बीच कितनी बड़ी खाई है। अमीर लोग भले ही प्यार और रोमांस किसी से भी कर लें, पर शादी के वक्त उन्हें अपनी इज्जत और परंपराओं की याद आ जाती है। फिर वह अपने प्यार और वादों को भूलकर अपनी जात में और अपनी बराबरी की हैसियत वालों से शादी करते हैं। एक दिन जब चारू को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है तो उसके होश ही उड़ गए। उस शाम जब सभी काम करने वाले चले गए तो चारू ने समर को इस बात की जानकारी दी। समर के चेहरे से खुशी गायब हो गई। चारू उसे जल्द ही शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी। चारू ने समर के उदास चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि आगे क्या होने वाला है। वह रोने लगी, पर समर ने दिलासा देते हुए कहा कि वह घर वालों से बात करेगा और जल्द ही उससे शादी कर लेगा। उस शाम चारू घर लौट आई। रात को वह ठीक से सो भी नहीं पाई। अगले दिन जब वह चाय बागान गई तो उसे पता चला कि समर विदेश चला गया है। चारू की तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे समर से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह एकांत में जाकर रोती रही। वह एक भोली भाली लड़की थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या करे। वह 1 महीने तक समर का इंतजार करती रही। अब उसके पेट का उभार बढ़ने लगा था जिसे छुपाना उसके लिए मुश्किल होने लगा था। उसे यह दुनिया मतलबी और घमंडी लोगों का स्थान लगने लगी। अब वह इस दुनिया से नफरत करने लगी थी। उसने इस मतलबी दुनिया को छोड़ने का फैसला लिया क्योंकि वह चाहकर भी इस सड़ी हुई समाज को नहीं बदल सकती थी जहां समर जैसे मतलबी लोग भोले भाले लोगों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वह उस शाम चाय के बागान में ही रुक गई। चांद की रोशनी पूरे बागान में फैली हुई थी जो बागान की सुंदरता और भी बढ़ा रही थी।
चारू बहुत देर तक उसी बलूत के पेड़ के पास बैठी रही जहां उसने पहली बार समर को अपना सर्वस्व सौंप दी थी। मध्य रात्रि का समय हो चुका था। चारू उठी और उस बलूत के पेड़ की एक ऊंचे टहनी पर चढ़ गई। उसने अपने दुपट्टे का एक छोड़ अपने गर्दन में कसकर बांध ली और दूसरे छोड़ को टहनी से कसकर बांध दी। उसकी आंखों में आंसू डबडबा रहे थे। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और टहनी से कूद पड़ी। टहनी के चरमराने की आवाज आई और उसका शरीर उस टहनी से लटका कई मिनटों तक छटपटाता रहा। उसके मुंह से हल्की गुर्राने की आवाज निकलती रही और अंततः सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अगली सुबह जब सब काम पर आए तो चारू की लाश उस बलूत के पेड़ से लटक रही थी। चारू के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई, जिससे बाद सबको पता चला कि वह 1 महीने की गर्भवती थी। हर कोई चर्चा करने लगा, आखिर उस बच्चे का बाप कौन था? लेकिन किसी को यह बात पता नहीं लग पाई। समर ने जब चारू की आत्महत्या की खबर सुनी तो उसे राहत महसूस हुआ। उसे लगा चलो उसके सर से एक बड़ी मुसीबत दूर हट गई। वह दोबारा चाय बागान आने लगा। उसकी नजर अब चाय बागान में काम करने वाली दूसरी लड़कियों पर थी। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी तक वह इस काम में सफल नहीं हो पाया था। एक रात वह चाय बागान पर ही रुक गया। अपने ऑफिस में उसने शराब पी और सो गया। लगभग 1 बजे रात को उसकी नींद खुली। चाय बागान में चांद की रोशनी फैली हुई थी। वह पेशाब करने बलूत के पेड़ के नीचे गया। तभी उसे बलूत की टहनी के चरमराने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बलूत की टहनी से चारू की लाश लटकी दिखी। लाश की आंखें बंद थीं, होंठ काले और फटे थे, चेहरे पर काली दरारें थीं। अचानक ही उस लाश के होठों पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। ये देखते ही समर का रोम रोम दहशत से भर गया। वह गिरते लुढ़कते अपने ऑफिस की तरफ भागा। ऑफिस की खिड़की और दरवाजे को जल्दी से बंद कर दिया और एक कोने में खड़ा हो गया। डर के मारे वह रोने लगा। ऑफिस की लाइट जल रही थी जो अचानक ही टिमटिमाने लगी। समर अब जोर जोर से रोने लगा और चारू का नाम लेकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो चारू, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता था। मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगी मैं वह करूंगा। ऑफिस की लाइट अजीब तरीके से कभी बंद हो रही थी तो कभी चालू। अचानक ही चारू की प्रेतनी समर के सामने आ गई। उसका भयानक चेहरा देखकर समर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। उस प्रेतनी ने मुस्कुराते हुए भारी आवाज में कहा, आंखें खोलो समर, मैं तुम्हारे सामने हूं। समर ने डरते डरते अपनी आंख खोली और उस पर प्रेतनी की तरफ देखा। प्रेतनी ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार करने को कहा। समर को लगा कि अगर वह प्रेतनी की बात माने तो शायद प्रेतनी उसे माफ कर देगी। वह प्रेतनी के पास चला गया। उस प्रेतनी ने अपने काले फटे होंठ समर के होंठ पर रखकर चूसने लगी। अचानक समर को लगा जैसे उसका प्राण उसके मुंह से बाहर निकल रहा है। प्रेतनी ने उसे कसकर अपनी बाहों में दबा लिया था। वह प्रेतनी के बाहों में छटपटा रहा था। प्रेतनी ने समर के प्राण चूस लिए। समर का शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली थीं। उसके होंठ और चेहरे पर काली दरारें पड़ चुकी थीं। प्रेतनी ने समर की लाश वहीं पटक दी और जोर जोर से हंसते हुए गायब हो गई। सुबह समर की लाश मिली, जिसे देखकर लोगों को समझ में आ गया था कि यह किसी भूत प्रेत का काम है। शायद अब लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि चारू के बच्चे का पिता कौन था। इस घटना के बाद उस चाय बागान को बंद कर दिया गया और आज तक वह बंद ही है। दोस्तों, तीनों कहानियां यहां खत्म होती हैं। आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी कमेंट जरूर करें और साथ में यह भी बताएं आप हमारी कहानियां कहां से सुनते हैं। कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।